जी कुणाल जी, जिस तरह से युद्ध आगे बढ़ रहा है इस तरह किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। खास तौर से अमेरिका ने, इसको लगा था कि 2-3 दिन में चीजें हमारे फेवर में हो जाएंगी, और जिस तरह उन्होंने वेनेजुएला में किया वही चीज उनको ईरान में भी देखने को मिलेगी। परंतु जिस तरह से ईरान ने युद्ध किया है, और अब जैसे उन्होंने F-35 जो उनका लड़ाकू विमान है, उसको भी मार गिराया, जो अपने आप में बहुत एडवांस्ड है, और उसको विश्व में जो सबसे ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजीज वाले लड़ाकू विमान है उनमें से एक माना जाता है। तो उसके गिरने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका भी बौखलाया हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अभी वो जितने भी नाटो देश हैं उनसे हेल्प मांग रहा है कि आप आइए हमारी हेल्प करिए। लेकिन अमेरिका ऐसा है कि पहले, जैसे अभी यूके ने जब सपोर्ट के लिए इनको कहा था कि मैं अपनी आप को अपनी आप को आर्मी भेजता हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। अभी जब अफगानिस्तान में भी नाटो देश साथ में थे अमेरिका के, पूरे युद्ध होने के बाद तो क्या नहीं, ये तो पीछे थे, हम तो आगे आगे चल रहे थे। तो नाटो भी, जो भी अलायंस है वो भी समझते हैं अमेरिका का बिहेवियर कैसा है। कल इन्होंने, ट्रंप ने इनको, जो जापान के जापान के लिए भी जिस तरह से उनको अपमानित किया, उनको पर्ल हार्बर ये सब याद दिला रहे थे। ये सब चीजें ऐसी है कि वो दिखता है कि ट्रंप अब बौखला गए हैं। इसके अलावा जैसे अब ईरान ऐसे युद्ध लड़ रहा है जैसे उसके तो डू और डाई की सिचुएशन है। इसराइल ने कहा कि हम अब एनर्जी सेक्टर पे कोई भी हम अटैक नहीं करेंगे, हम उन सब चीजों पे हम दूसरे तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन ईरान का क्या कहना है, हम तो जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हम उन पे भी अटैक करेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका को ये लगा था, इसराइल को ये लगा रहा होगा कि जो हमारे, जो इनके आसपास के हैं, जैसे कतर है, है, सऊदी अरेबिया है, इन सब पे शायद ईरान नरमी बरतेगा। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है, दूसरी क्या है कि वहां पे ईरान का जो एक टॉप, जो भी उनकी हायरार्की थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो वो खत्म होने के बाद वहां पे एक कई गुट्स हो गए हैं, और उन गुट में आपस में कितना कोऑर्डिनेशन है ये भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए मैं इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करता हूं कि जिस प्रकार से वहां की टॉप हायरार्की हटने के बाद भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ है। उन्होंने इंडिया में चीजों को, मैं कहता हूं, बहुत हद तक कंट्रोल कर रखा है। अगर हम एक एलपीजी गैस की बात छोड़ दें तो डीजल पेट्रोल के दामों में अभी ठीक है, कल शायद ₹2 बढ़ने की बात दिख रही है, पेट्रोल में तो शायद वो भी नहीं है। तो जिस हिसाब से उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, अगर वो देखें तो लगभग 1% के लगभग भी इजाफा नहीं है। अदरवाइज अमेरिका में 10%, मतलब 15 से 20% का इजाफा सभी देशों ने कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया और ने यही बहुत कारण है अच्छे कि से कई अपने लोग ये आप को कह रहे हैं कि तटस्थ भाई रखते हुए, अमेरिका को ये युद्ध। जी यूएई के भी एक राजनयिक हैं, हसन हुसैन जी, उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही है जो इसमें मध्यस्थता कर सकते हैं और इसको जो है शांति स्थापित करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, ट्रंप जब गवर्नमेंट बनाए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं अकेला ऐसा प्रेसिडेंट हूं जिसके रिजीम में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। और इनका तो नाम भी मेरे ख्याल से, अगर मुझे सही हूं तो, नोबल शांति पुरस्कार के लिए प्रपोज हुआ था। लेकिन जो जब से ये आए हैं, ये अपनी पता नहीं किस मानसिकता से आए हैं, एक दादागिरी का जो एक मतलब हर चीज को एक डील की तरह देखना, दादागिरी अपनाना, यही सब ये करते हुए चले आ रहे हैं। और अभी देखें, जैसे इनकी कोई नीति भी समझ में नहीं आ रही है, समय समय पर इनके डिसीजन बदलते जा रहे हैं। इन्होंने 30 डेज का सैंक्शन दे दिया है ईरान को कि आपके यहाँ जो भी वो पोर्टर शिप्स हैं जिन पे ऑलरेडी माल लोडेड है उनको आप जाने दो, हम उसको 30 दिन के लिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। युद्ध के बीच में इस तरह की चीजें, मतलब इनका ये है कि कल अगर किसी भी फ्रंट पे हमें बैक होना पड़ जाए तो ये इतनी चीजें बोल चुके हैं, किसी भी एक पॉइंट को उठा लेंगे कि भाई हम तो ये अचीव करना चाहते थे, ये अचीव हो गया, और अब जो है जरूरत नहीं है। अब ईरान क्या है, ईरान भी समझ रहा है कि जब ये चीजें रुकेंगी तो उसको वापस इस्टेब्लिशमेंट चीजों को करना पड़ेगा, अपनी चीजों को सही करना पड़ेगा। तो उसने भी एक ऑफर दिया है कि जो भी कंट्रीज अपने शिप को ले जाना चाहती हैं वो $2 मिलियन हमें पर शिप देंगी, तो हम उनको अलाउ कर देंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे जा पाए। क्योंकि जिस तरह से वहां पे तबाही फैली है, उनको वापस से रिस्ट्रक्चर करने के लिए, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करने के लिए उनको पैसों की जरूरत तो पड़ेगी। इन सब के बीच में ईरान ने अमेरिका को एक तरह से चोट और भी पहुंचाई है। देखिए, डॉलर ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है। उसने ये कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जिनके भी ट्रेड युआन में हुए होंगे, चाइनीज करेंसी में, हम उनको रोकेंगे नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अटैक है इकोनॉमिकली।
आप जो फिजिकली अटैक कर रहे थे वो तो अलग है, लेकिन जब आप इकोनॉमिकली अटैक करते हैं, कोई भी कंट्री सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली जो उस पर अटैक किया था तो अफेक्टेड, ठीक है। इसी में आपने रशिया का भी, कुणाल जी एक चीज और, रशिया का भी एक ऑफर देखा होगा आपने अभी। रशिया, देखिए ईरान अभी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ रहा है, लेकिन ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इन मिसाइल्स को कंट्रोल कर सके, क्योंकि इनको डायरेक्शन देना पड़ता है, टारगेट पे जाने के लिए इनको गाइड करना पड़ता है। तो वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास नहीं है, वो रशिया से ये टेक्नोलॉजी लेता है। रशिया ने अमेरिका को एक ऑफर दे रखा है कि हम ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल का सपोर्ट नहीं देंगे, इसके एवज में आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो एक ये भी सीन एक चीज नया बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, और जैसे जैसे दिन बीतेंगे और भी चीज देखने को आएंगी।